नमस्कार। आज हम एक बड़े ही काम के विषय पर बात कर रहे हैं। किसी भी नए कौशल को, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, उसे आश्चर्यजनक रूप से तेजी से कैसे सीखा जाए। अक्सर लगता है ना कि कोई नई चीज सीखने में, जैसे कोई भाषा या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई सालों लग जाते हैं। हाँ, ये धारणा तो बहुत आम है। तो देखिए, हमारे पास जॉश कॉफमैन की किताब द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट का एक संक्षिप्त हिंदी सारांश है। और ये किताब ना एक बहुत प्रचलित विचार को एक अलग नजरिए से देखती है। वो 10,000 घंटे वाला नियम। हाँ, वही। आपने सुना होगा कि किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं। कॉफमैन इस विचार को पूरी तरह खारिज नहीं करते, पर वो एक अलग सवाल उठाते हैं। क्या महारत हासिल करने से पहले सिर्फ पर्याप्त रूप से अच्छा बनने के लिए, मतलब एक बुनियादी समझ पाने के लिए, थोड़ा आत्मविश्वास लाने के लिए, क्या उसके लिए भी हजारों घंटे चाहिए? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। और उनका जवाब है नहीं। उनका तर्क है कि सिर्फ, आप सोचिए, 20 घंटे, सिर्फ 20 घंटे की केंद्रित और रणनीतिक प्रैक्टिस इसके लिए काफी हो सकती है। सिर्फ 20 घंटे, ये तो सुनने में बहुत कम लगता है। हाँ, लगता तो है। तो आज हम इसी सारांश की गहराइयों में उतरेंगे, जरा समझेंगे कि कॉफमैन की ये 20 घंटे की रणनीति असल में है क्या, और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन सभी के लिए बहुत मददगार हो सकता है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो समय की कमी महसूस करते हैं, या फिर वो शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हाँ, वो शुरुआती हिचक। बिल्कुल। सोचिए, अगर कोडिंग सीखना या पियानो बजाना सीखना, कोई नई भाषा थोड़ी बहुत बोलना सीखना, या ऑफिस के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना, अगर ये उतना मुश्किल ना हो जितना हम सोचते हैं, चलिए इस 20 घंटे के आइडिया को और करीब से देखते हैं। जरूर। तो इस पूरी रणनीति का, कह सकते हैं, पहला आधार क्या है? सारांश इस बात पे बहुत जोर देता है कि एक समय में सिर्फ एक कौशल पर ध्यान लगाओ। ये सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में ये बेहद महत्वपूर्ण है। कॉफमैन का तर्क है कि जब हम एक साथ कई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए एक ही समय में गिटार भी, स्पेनिश भी और शायद कुकिंग भी, हाँ, तो हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा वो बट जाती है। नतीजा ये होता है कि किसी भी एक चीज में वो जो संतोषजनक प्रगति होती है ना, वो नहीं हो पाती। अच्छा, मतलब मल्टीटास्किंग जो हम काम में शायद बहुत करते हैं, वो सीखने के मामले में उतना प्रभावी नहीं है। सीखने के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसकी एक वजह है जिसे संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड कहते हैं। कॉग्निटिव लोड। अच्छा, हाँ। हमारा दिमाग एक सीमित मात्रा में ही नई जानकारी को एक समय में प्रोसेस कर सकता है। जब हम एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने दिमाग पर पड़ने वाले इस बोझ को कम रखते हैं, जिससे नई जानकारी को समझना और याद रखना आसान हो जाता है और ध्यान भटकने की गुंजाइश भी कम होती है। ये कॉफमैन की रणनीतिक प्रैक्टिस की अवधारणा से सीधे जुड़ता है। बात सिर्फ 20 घंटे बिताने की नहीं है। अच्छा। बल्कि उन घंटों का पूरी एकाग्रता से, बिना भटकाव के इस्तेमाल करने की है। ठीक है। तो पहला कदम हुआ लेजर जैसा फोकस, एक बार में एक स्किल। लेकिन सिर्फ फोकस करने से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए समय भी तो निकालना होगा ना? हाँ, वो तो है। सारांश में अगला अहम बिंदु यही है, नियमित अभ्यास के लिए अपनी दिनचर्या में एक निश्चित समय तय करना। बिल्कुल, ये अनुशासन का सवाल है, सीधी सी बात है। जैसे हम कसरत के लिए या किसी जरूरी मीटिंग के लिए समय तय करते हैं, वैसे ही सीखने के लिए भी करना होगा। अगर हम इसे किस्मत पे छोड़ देंगे कि भाई जब समय मिलेगा तब कर लूंगा, तो अक्सर वो समय कभी नहीं आता। सही बात है। तालमटोल हावी हो जाती है और वो 20 घंटे का लक्ष्य बस दूर और दूर होता जाता है। एक निश्चित शेड्यूल बनाने से हम उस गतिविधि को प्राथमिकता देते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। ये बात तो समझ आती है, बिल्कुल। वो जिम मेंबरशिप लेने जैसा है शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। पैसे दिए हैं, समय तय है, तो जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्या सिर्फ रोजाना तय समय पर बैठ जाना ही काफी है? मान लीजिए मैं रोज आधा घंटा गिटार लेके बैठ जाऊं, लेकिन बस यूं ही कुछ भी बजाती रहूं, तो क्या उससे बात बनेगी? आपने बहुत सही सवाल उठाया, बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये। और यहीं पर सारांश का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। सिर्फ अभ्यास करना काफी नहीं है, जानबूझकर अभ्यास करना जरूरी है। जानबूझकर मतलब? इसे अंग्रेजी में डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट एंडर्स एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों के काम से निकला है।
इसका मतलब है कि जब आप अभ्यास कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ओके। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन पर सक्रिय रूप से काम करना होगा, सिर्फ टाइम पास नहीं करना। तो ये जानबूझकर अभ्यास और बस समय बिताने में क्या फर्क हुआ फिर? बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं, जैसा आपने कहा। समय बिताना हो सकता है कि आप बस वही गाने बजाते रहें जो आपको पहले से थोड़े बहुत आते हैं। उसमें मजा आता है लेकिन सुधार नहीं होता। जानबूझकर अभ्यास का मतलब होगा कि आप उस मुश्किल कॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करें जो आपसे ठीक से नहीं बज रहा। हाँ, जो अटकता है बार बार। बिल्कुल। या उस गाने के उस हिस्से पर ध्यान दें जहां आप बार बार अटकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस का विश्लेषण करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं और उन्हें ठीक करने के तरीके खोजते हैं। ये आरामदायक नहीं होता, इसमें दिमागी मेहनत लगती है। सही। ये माइंडलेस रेपिटेशन यानी बिना सोचे समझे दोहराता रहने से बिल्कुल अलग है। कॉफमैन के 20 घंटे तभी असरदार होंगे जब वो जानबूझकर अभ्यास के हों, ना कि सिर्फ घड़ी देखकर समय काटने के। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, यानी क्वालिटी मायने रखती है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। तो हमने फोकस की बात की, शेड्यूल की बात की और जानबूझकर अभ्यास की। लेकिन अक्सर लोग, मैं देखती हूँ, इन सब तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। हाँ। सारांश इस बारे में भी बात करता है। वो शुरुआत में आने वाली बाधाएं, वो डर, वो संकोच, वो अरे मुझसे नहीं होगा वाली भावना। हाँ, और ये शायद सीखने की प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है वाकई। कॉफमैन इसे फ्रस्ट्रेशन बैरियर कहते हैं, वो निराशा की दीवार। फ्रस्ट्रेशन बैरियर। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो जाहिर है शुरुआत में हम बहुत अकुशल होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, गलतियां करते हैं, धीमे होते हैं, और ये महसूस करना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। हम अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, अज्ञात का सामना कर रहे होते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं बेवकूफ तो नहीं लग रहा या लग रही, ये सब विचार आना बहुत स्वाभाविक है। तो इन बाधाओं से कैसे निपटा जाए, मतलब इनसे पार कैसे पाया जाए? क्या कॉफमैन कोई रास्ता सुझाते हैं? उनका मुख्य सुझाव है इन भावनाओं को स्वीकार करना, उनसे लड़ना नहीं, स्वीकार करना, और ये समझना कि ये सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य और अस्थायी हिस्सा है, टेम्परेरी है ये। अच्छा। डर लगना या संकोच होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उसके बावजूद शुरुआत करें। जस्ट स्टार्ट। अक्सर सबसे मुश्किल कदम वो पहला कदम उठाना ही होता है। हाँ, वो इनर्शिया तोड़ना। बिल्कुल। एक बार जब आप थोड़ी प्रगति करने लगते हैं, भले ही वो छोटी सी हो, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और ये बाधाएं फिर कमजोर पड़ने लगती हैं। कॉफमैन का 20 घंटे का लक्ष्य असल में इसी शुरुआती फ्रस्ट्रेशन बैरियर को पार करने में मदद करना है। अच्छा, और शायद यहीं पे उनकी वो खास रणनीति काम आती है कि उन 20 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सारांश में इसके कुछ ठोस तरीके बताए गए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये रणनीति सिर्फ समय बिताने के बारे में नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये उस समय का स्मार्ट तरीके से उपयोग करने के बारे में है। पहला कदम है कौशल को छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटना। इसे डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। डीकंस्ट्रक्शन। हाँ, कोई भी बड़ा कौशल जैसे प्रोग्रामिंग या कोई भाषा सीखना शुरुआत में बहुत भारी लग सकता है, डरावना लग सकता है। उसे छोटे ठोस उपकौशलों या ज्ञान के टुकड़ों में तोड़ने से वो कम डरावना और ज्यादा प्राप्त करने योग्य लगता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए भाषा सीखनी है तो पहले सबसे आम 100 शब्द सीखना, या गिटार में पहले सिर्फ 3-4 बुनियादी कॉर्ड सीखना। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स। हाँ, इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। और फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है सबसे जरूरी उपकौशलों को पहचानना और पहले उन पर ध्यान केंद्रित करना। प्रायोरिटाइजेशन। प्राथमिकता देना। हाँ, हर कौशल में कुछ ऐसे मूल तत्व होते हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। ये काफी हद तक पैरेटो सिद्धांत जैसा है, जिसे अक्सर 80-20 नियम भी कहते हैं। हाँ, सुना है। कि लगभग 80% परिणाम अक्सर 20% प्रयासों से आते हैं, या इस मामले में 20% सबसे महत्वपूर्ण उपकौशलों से। तो कॉफमैन का सुझाव है कि उन महत्वपूर्ण 20% को पहचानें और पहले उनमें दक्षता हासिल करने पर अपना समय लगाएं। अच्छा। जैसे बातचीत वाली भाषा सीखने के लिए शायद व्याकरण के हर नियम को रटने से ज्यादा जरूरी है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों और वाक्यांशों को सीखना। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है, मतलब कम समय में ज्यादा असरदार नतीजे। अच्छा, इसके बाद गलतियों का जिक्र भी है? हाँ, उससे पहले एक और बात है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है अभ्यास के दौरान जरूरी उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना, मतलब प्रैक्टिस को ऑप्टिमाइज करना।
अच्छा, माहौल बनाना, सही। बिल्कुल। हाँ। कॉफमैन का जोर इस बात पर है कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठें तो आपके पास वो सब कुछ होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है, जैसे सही ट्यूटोरियल, सॉफ्टवेयर, वाद्य यंत्र, जो भी चाहिए। और ऐसी चीजों को दूर रखना चाहिए जो आपका ध्यान भंग कर सकती हैं, जैसे फोन नोटिफिकेशन, टीवी वगैरह। हाँ, फोकस के लिए जरूरी है ये। हाँ, ये उस केंद्रित अभ्यास के लिए माहौल बनाता है जिसकी हमने पहले बात की थी। ठीक है। और चौथा शायद फीडबैक या गलतियों से जुड़ा है, जैसा मैं पूछ रही थी। हाँ, चौथा बिंदु है कम से कम 20 घंटा अभ्यास करने की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बारीकी है। अभ्यास के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया, इमीडिएट फीडबैक पाने के तरीके खोजना। तुरंत प्रतिक्रिया कैसे? उन्हें ये समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि कहाँ सुधार की जरूरत है। ये फीडबैक किसी अनुभवी व्यक्ति से आ सकता है, किसी सॉफ्टवेयर से आ सकता है, या खुद अपने प्रदर्शन को रिकॉर्ड करके और उसका विश्लेषण करके भी मिल सकता है। अच्छा, खुद को देखना कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल। लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना, इटरेशन एंड एडेप्टेशन, यही प्रगति की कुंजी है। तो अगर मैं इन सब को जोड़कर देखूं, एक स्किल चुनना, उसके लिए समय निकालना, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, फिर सबसे जरूरी हिस्सों पर पहले फोकस करना, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाना, और फिर कम से कम 20 घंटे तक जानबूझकर अभ्यास करना, गलतियों से सीखते हुए। ये पूरी प्रक्रिया वो जो पैसिव लर्निंग होती है ना, उससे तो काफी अलग है। ये बहुत एक्टिव और इंगेज तरीका लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ बैठकर वीडियो देखने या किताब पढ़ने जैसा पैसिव लर्निंग नहीं है। ये एक्टिव एंगेजमेंट है। आप करके सीख रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं, आप गलतियां कर रहे हैं और आप सुधार कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि कॉफमैन के अनुसार इन 20 घंटों का लक्ष्य आपको उस क्षेत्र का विश्व विशेषज्ञ बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। लक्ष्य है आपको उस शुरुआती अक्षमता और निराशा के दौर से बाहर निकालना, आपको उस बिंदु तक पहुंचाना जहां आप कौशल का ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकें, आपको उसमें मजा आने लगे। हाँ। और आप इतने आत्मविश्वासी महसूस करें कि आप आगे सीखना जारी रख सकें। ये आपको एक मजबूत नींव देता है, एक बेस देता है, जहां से आप चाहें तो महारत की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम आप शुरुआत में ही हार नहीं मानेंगे। ये वाकई एक नई उम्मीद देता है बहुत से लोगों के लिए जो सोचते हैं कि कुछ नया सीखना उनके बस की बात नहीं या उनके पास वक्त नहीं है। सारांश का निष्कर्ष भी शायद यही कहता है कि कोडिंग हो, संगीत हो, भाषा हो या कोई प्रोफेशनल स्किल्स, सिर्फ 20 घंटे की सही तरह की प्रैक्टिस से उनमें एक बुनियादी योग्यता और आत्मविश्वास हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? मेरे लिए तो इसका सीधा संदेश यही है कि अगर मन में कोई चीज सीखने की इच्छा है तो उसे शुरू करने से डरना नहीं चाहिए। 20 घंटे, अगर रोज का 45 मिनट भी निकालें तो 1 महीने से भी कम समय लगता है। हाँ, गणित तो यही कहता है। बस जरूरत है सही रणनीति और थोड़ी सी प्रतिबद्धता की। सही कहा। तो जॉश कॉफमैन की किताब द फर्स्ट 20 आवर्स के सारांश से हमने जो मुख्य बातें समझी हैं वे संक्षेप में ये हैं। किसी नए कौशल में बुनियादी स्तर हासिल करने के लिए 10,000 घंटे जरूरी नहीं है। नहीं। रणनीतिक रूप से लगाए गए लगभग 20 घंटे काफी हो सकते हैं। इसके लिए मुख्य सिद्धांत है एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, नियमित अभ्यास के लिए समय तय करना, जानबूझकर अभ्यास करना यानी कमजोरियों पर काम करना, शुरुआती मनोवैज्ञानिक बाधाओं, वो डर, संकोच को स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ना, कौशल को छोटे हिस्सों में तोड़ना, सबसे जरूरी हिस्सों को प्राथमिकता देना, अभ्यास के लिए अनुकूल माहौल बनाना और गलतियों से सीखते हुए लगातार सुधार करना। बिल्कुल सही सारांश है। और मैं इसमें एक और विचार जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये 20 घंटे की केंद्रित रणनीति सिर्फ बिल्कुल नए कौशल सीखने के लिए ही उपयोगी नहीं है। ये हमें इस पर सोचने के लिए भी प्रेरित करती है कि हम उन कौशलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं जिनमें हम पहले से ही कुछ हद तक ठीक ठाक हैं। अच्छा, जैसे? मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन देते हैं ऑफिस में या कहीं और, आप ठीक ठाक दे लेते हैं लेकिन उसमें और सुधार करना चाहते हैं। क्या आप प्रेजेंटेशन के किसी एक खास पहलू जैसे कहानी सुनाने की कला या बॉडी लैंग्वेज या स्लाइड्स बनाने का तरीका, क्या इनमें से किसी एक को बेहतर बनाने के लिए 20 घंटे का ऐसा ही केंद्रित जानबूझकर किया गया अभ्यास समर्पित कर सकते हैं? ये तो दिलचस्प बात है।
मतलब मौजूदा स्किल को पॉलिश करने के लिए भी ये तरीका काम आ सकता है। शायद हाँ, ये आगे सोचने और शायद आजमाने के लिए एक दिलचस्प विचार है कि कैसे हम अपने मौजूदा कौशल सेट में भी तेजी से फोकस तरीके से सुधार ला सकते हैं, सिर्फ 20 घंटे लगाकर।